सर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जॉब में जाते ही छोटी सी छोटी पोस्ट पर जो बच्चों को सैलरी मिलती है वो प्राइवेट जॉब में एबिलिटी और योग्यता होते हुए भी नहीं मिल पा रही है। मेन कारण भ्रष्टाचार का यही है। पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी ना, वो वैदिक आश्रम वाले तो वो तो अलग थी अपनी जो पुरानी शिक्षा थी। आज वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली का जो उन्होंने बदलाव किया है ना, ये सटीक गलत है। इसलिए गलत है कि जो 1-2 आज हरियाणा के बाद में दूसरे नंबर पे राजस्थान, इसका क्या कारण है प्रमुख? इसका कारण यह है कि जो योग्यधारी हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, जो अयोग्य हैं। और सरकार की जो पॉलिसी है वो यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाई गई है। वो ये चाहती है कि नवयुग है ऐसा ही भटकता रहे, जिसे यानी कि देश की जो शासन प्रणाली है वो वैसे चलती रहे। आजकल जो शासन प्रणाली के ऊपर बात करें कि जो पढ़े लिखे इंसान है उनका विकास नहीं हो रहा है। जय हिंद, नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं विनोद गुर्जर, आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जागृति मंच नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज NCERT की एग्जाम है। हम सीकर जिले की प्रिंस एजुकेशन हब है, उसके मेन गेट है, उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ पे कुछ उन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आए हैं, उनसे हम राजस्थान की है, हमारे देश की है जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या है शिक्षा प्रणाली, किस प्रकार चल रही है, शिक्षा का स्तर में क्या पहले से में सुधार हुआ है, पूरे तमाम सवाल जवाब करेंगे शिक्षा को लेके। हमारे साथ है पेरेंट्स। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा राकेश चौधरी सीकर जिले का हूँ। सबसे पहले तो हम बात करें तो अपने जो प्रदेश की बात कर लें चाहे राष्ट्र की बात कर लें, तो जो पहले की शिक्षा थी और जो वर्तमान शिक्षा है उसमें क्या अंतर है आपके अनुसार? पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी ना, वो वैदिक आश्रम वाले तो वो तो अलग थी अपनी जो पुरानी शिक्षा थी। आज वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली का जो उन्होंने बदलाव किया है ना, ये सटीक गलत है। इसलिए गलत है कि जो 1-2 और 3 जो पैटर्न चल रहा था +3 का, वो गलत कर दिया ना उन्होंने कि इसको 1 में 4 न जोड़ के 3 में रहना चाहिए। कि मतलब BA करने के बाद में जैसे BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आजकल इन्होंने क्या कर दिया, बीच में 4 और जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, इनसे पूछो जिन्होंने जोड़ा उनसे। ये गलत है। कहने का मतलब अपनी जो उम्र के हिसाब से जो शिक्षा चल रही थी उसको क्यों तोड़ा, उसमें गलत क्या था ये बताओ। जोड़ने का फिर उनको बताओ कि भाई पूरे प्रदेश में बताओ, देश में बताओ कि इन्होंने क्यों जोड़ा, इसका दिक्कत क्या था, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी। 10+2 बता रहे हो आप, 10+2 बता रहे हैं। कहते हैं कि राजस्थान में 10+2 चलती है, बिहार में जाओ अलग चलती है, यूपी में अलग चलती है, तो अपन राजस्थान में 10+2 बोलते हैं। तो फिर यूपी में कोई क्या बोलेंगे, यूपी में तो अलग बोलते हैं, भाषा अलग बोलते हैं। हाँ, इनसे पूछो, इनसे जवाब। इस पे आपका क्या कहना है? जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा थी और वर्तमान शिक्षा है, इस पे आपका क्या जवाब है? पहले वाली बेहतर थी क्या अब वाली बेहतर है? सर शिक्षा तो देखो दोनों ही अच्छी है, शिक्षा तो अच्छी होती है हमेशा, परंतु जो बच्चा जैसे 3 क्लास में जैसे बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो 3 क्लास बन गई ना, और जो उम्र भी थोड़ा जल्दी अभी स्कूल में डालने लग गए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा तो दोनों अच्छी है, परंतु वो स्टेप बाय स्टेप चलता है बच्चा, तो एक उम्र और ये स्टेप है ना, ये खत्म करने चाहिए। सबसे पहले तो मैम आपके बारे में बता दीजिए, आपका नाम? मेरा नाम सुमन शर्मा है और मैं SSG पारिक PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वर्क करती हूँ। मैं जयपुर से। तो मैम हम बात करें, सबसे पहले हमारा सवाल है कि जो पहले की शिक्षा थी और जो वर्तमान शिक्षा है, इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पहले की शिक्षा बेस्ट थी कि आपकी शिक्षा, या क्या है अंतर आपके अनुसार? देखिए वर्तमान शिक्षा में डेवलपमेंट हुआ है, जैसे ऑनलाइन बच्चों को जो भी फैसिलिटी चाहिए वो मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें ये चल रहा है कि जैसे कि कंपटीशन एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसके लिए जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं वो उसमें पूरा बेनिफिट नहीं दे पाते हैं और कोचिंगों की तरफ भाग रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, और जो प्रॉपर उनको बेसिक पढ़ना चाहिए वो बच्चा कॉलेज और प्रशिक्षण विद्यालय में जाके नहीं पढ़ पाता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि मैम जो वर्तमान में साक्षरता दर है उसमें लगातार सुधार भी हो रहा है, अच्छा भी है, बढ़ रही भी है साक्षरता दर, लेकिन ये जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, महिला अपराध है, ये ऐसी चीजें हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रहे, कम होने की बजाय बढ़ रही है। जबकि साक्षरता दर सुधर रही है, लेकिन ये साक्षरता दर के साथ सुधरती है तो ये भी सुधरने चाहिए, लेकिन ये सुधर नहीं रहे, आंकड़े कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ भी रहे। इसका क्या कारण है आपके अनुसार? इसका कारण सर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जॉब में जाते ही छोटी सी छोटी पोस्ट पर
जो बच्चों उनको सैलरी मिलती है वो प्राइवेट जॉब में एबिलिटी और योग्यता होते हुए भी नहीं मिल पा रही है। मेन कारण भ्रष्टाचार का यही है। दूसरी बात, मैं आरक्षण के बारे में बोलना चाहूंगी कि आरक्षण की वजह से या तो गवर्नमेंट आरक्षण में एक ऐसी लिमिटेशन करे कि जैसे 50% या 60% वाले ही, चाहे एससी के हो चाहे जनरल के हो, वो ही क्लियर करके आगे जाए। अन्यथा जिसमें एबिलिटी नहीं है, जैसे कि जनरल वाला है वो जाकर 80% लाता है और एससी एसटी वाले हैं वो 40% में सिलेक्शन हो जाते हैं। तो जिनमें ज्यादा काबिलियत है वो रह जाते हैं और जो ज्यादा काबिल नहीं हो पाते वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो जैसे है कि भावी जो नींव है यहाँ की, वो नींव मजबूत कौन करेगा? एक योग्य शिक्षक या योग्य प्रतिनिधि वहाँ का। अब जब वो योग्य ही नहीं होगा तो वो आगे आने वाले समय के बच्चों को कैसे तैयार करेगा? तो भ्रष्टाचार का बढ़ना तो वाजिब है। जैसे हम आपने आरक्षण की बात कही, तो आज एक अध्यापक होता है, वो है जैसे एक तो है मतलब आरक्षण मिलता है वो माइनस में आके भी लग जाता है, एक है 120 प्लस आ रहे हैं वो नहीं लग पा रहा है। तो ये क्या आरक्षण शिक्षा प्रणाली के अंदर है, ये सही है क्या आपके अनुसार? मेरे अनुसार ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा ना कि एक लिमिटेशन करो, सभी के लिए एक लिमिटेशन जरूरी है। जैसे रीट में एक लिमिटेशन है कि 60% वाला या 55% वाला ही पास करेगा, तो वो ज्यादा अच्छी है। उससे ये तो रहेगा कि अच्छे और योग्य शिक्षक की छटनी हो जाती है, तो आगे वही बढ़ते हैं जो अच्छे हैं और पढ़ने में सही है। तो यानी कि वो कैपेबल है उस पोस्ट के लिए। अब जो कैपेबल नहीं है और जो 30% ही ला रहा है और 80%, उनमें आप खुद ही अंतर देख लीजिए कि योग्य कौन है और कौन नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद मीणा है और हम श्री माधोपुर तहसील से हैं। बताइए सर क्या? तो सर बात करें हम शिक्षा प्रणाली पे राजस्थान हाँ, की, शिक्षा तो आज सबसे पहले जो बेरोजगारी है, आज हरियाणा के बाद में दूसरे नंबर पे राजस्थान। बिल्कुल है। इसका क्या कारण है प्रमुख? इसका कारण यह है कि जो योग्यधारी हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, जो अयोग्य हैं। और सरकार की जो पॉलिसी है वो यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाई गई है। वो ये चाहती है कि नवयुग है ऐसा भटकता रहे, जिससे यानी कि देश की जो शासन प्रणाली है वो वैसे चलती रहे। आजकल जो शासन प्रणाली के ऊपर बात करें कि जो पढ़े लिखे इंसान है उनका विकास नहीं हो रहा है और उच्च पद पे भी नहीं है वो। तो मैं ये चाहता हूं कि डेमोक्रेसी को लेकर विशेष मेरे मन के अंदर बहुत आहत होती है जब मैं बात करता हूं। संसद के ऊपर देख लीजिए, और जो मंत्रियों की एक प्रकार से योग्यता निर्धारित कर देनी चाहिए, जैसे हमें ये लगे कि उनको भी एक कंपटीशन फाइट करके राजनीति में आना चाहिए। जैसे एक टीचर बनने के लिए कई टेस्ट फाइट करने पड़ते हैं, उसके तत्पश्चात यानी कि एक टीचर बनता है। 3rd ग्रेड के टीचर की रीट फाइट करनी पड़ती है, फिर सेकंड एग्जाम देनी पड़ती है पेपर की। उसी के अंतर्गत यानी कि राजनेताओं को भी इस प्रकार का लेवल बनना चाहिए, जिनको पता होना चाहिए कि जो कंपटीशन है और बेरोजगारी है वो कितनी है। देश को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी व्यक्ति है ना, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि एक पोस्ट के लिए लाखों विद्यार्थी आवेदन करते हैं, चालान के रुपए देने पड़ते हैं, बस किराया देना पड़ता है और यहाँ तक आने के लिए किराया देना पड़ता है। तो संचालन हो रहा है वो बेरोजगार। जैसे हम बात करें जो पहले की जो पुरानी सरकार थी, हाँ, उसका कार्यकाल आपके लिए किस प्रकार का रहा था? जो पहले की सरकार थी माननीय अशोक गहलोत के समक्ष में, वो सरकार बहुत ही बेहतर सरकार थी। उसके शासनकाल में गरीबों का और मध्य वर्ग का सभी का विकास हो रहा था। लेकिन जैसे ये सरकार आती है तो सरकार की जो पिछली सरकार की जो पॉलिसी थी उनको बंद कर दी गई। किसान है उनको फिर से यानी कि जो भुगतान है, बिजली का भुगतान, घर का भुगतान, बिजली, ये सब उनको वापस से चालू कर दिया जाएगा। तो यह है कि ये सरकार है सिर्फ यानी कि नौकरशाही पर आधारित है। और पिछली सरकार की बात करें, वो सरकार बहुत ही अच्छी और सुव्यवस्थित थी। गरीब लोग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी को यानी कि सेवा प्रदान हो रही थी। हम पुरानी सरकार की बात करें, हाँ, उसमें अच्छे पॉइंट थे, तो कुछ कोई भी सरकार हो उसमें कुछ नेगेटिव चीजें होती थी। तो आपके लिए ऐसी कौन सी चीजें थी जो उस समय वो सरकार के शासन जो गहलोत जी ने आप बताया उसके सरकार के कार्यकाल में वो ठीक नहीं हुआ था? देखो यह है, देखो एक राजस्थान छोटा सा तो राज्य है नहीं, बहुत बड़ा राज्य है। तो जो शासन प्रणाली है, कुछ राजनेता होते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए वो गलत कार्य कर देते हैं, जिसके कारण यानी कि गहलोत की शासन प्रणाली के ऊपर एक दब्बा लग जाता है। इस कारण यानी कि कुछ राजनेताओं के कारण गहलोत की सरकार थी वो गिर गई। गहलोत
अशोक गहलोत है वो सबसे बेस्ट नेताओं में से एक नेता थे। मैं तो ये चाहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए। और हम बात करें जैसे गहलोत सरकार में सबसे बड़ा जो गलत माना जाता है जो पेपर लीक हुआ था मामला, उस पे आपका क्या कहना है? वो कहीं ना कहीं हर एक बच्चों को मतलब एक पेपर नहीं लगातार पेपर लीक हुए थे, जो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत आर्थिक और हर प्रकार का नुकसान झेलना पड़ा। उस पे क्या कहना है जो पेपर लीक मामले पे? पेपर लीक की मामला है, पेपर तो देखो हर शासन काल के अंदर लीक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें राजनीतिक प्रणाली से हटकर कुछ ये प्रशासनिक अधिकारी है ना, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कि ये जैसे राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि ऊपर से 1 रुपए आता है तो जो किसान लोग जो जिनके पास पहुंचता है वो यानी कि रुपए का 25% ही पहुंचता है। उसी प्रकार से हमारे जो राजनेता के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। आज देख लीजिए, यानी कि खुले मंच पे अपन बोल सकते हैं कि लोगों को जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जैसे एग्जाम चल रही है, ये नाम मात्र की एग्जाम चल रही है, जिनका सिलेक्शन होना था वो हो गया, यह है। और भ्रष्टाचार सभी जगह लिप्त है। इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार, ऐसी क्या पॉलिसी, कैसे क्या नीतियां लाई जाए, क्या कानून जिससे इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके? यही है कि सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए। जैसे एमएड का आज ये एजुकेशन का टेस्ट लग रहा है पीएचडी के लिए, तो सरकार को इस प्रकार से एक अनुपात रखना चाहिए कि इतने पोस्ट के लिए अपन जैसे बीएड करवाते हैं तो जिनका प्री बीएड के अंदर नंबर आता है टर्निंग के अंदर, उनको सभी को जॉब प्रदान कर दी जाए। क्योंकि सरकार देखो इतनी 23,000-24,000 स्टूडेंटों को पर ईयर बीएड करवाती है, ठीक है, तो उनमें से यानी कि 1 साल के अंदर यानी कि 10 या 4 विद्यार्थी अध्यापक नहीं बनते हैं। तो ये असमानता है। ये असमानता जब दूर होगी तो भ्रष्टाचार स्वतः ही दूर हो जाएगी। सर नेमिचंद नाम है मेरा। सर तो हमारा ये सवाल है कि जो नई सरकार बनी है भाजपा की राजस्थान में, तो आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा में ये अपेक्षित सुधार हो? देखो, शिक्षा में तो सुधार होना बहुत जरूरी है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा है कि शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी है कि इससे हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे या क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये सुधार हो जिससे आगे? शिक्षा में सुधार होना बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा में अभी प्राइवेटाइजेशन शिक्षा चल रही है। तो प्राइवेटाइजेशन शिक्षा है, जैसे कोचिंग में मान लो प्राइवेटाइजेशन शिक्षा के अलावा जैसे सरकारी पे फोकस ज्यादा करे तो अच्छा होगा, जिससे गरीब बच्चों का भी भला होगा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं राजस्थान में, तो जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूलों में लिखा है कि आइए हमारे पास, हम आपके बच्चों को मेरिट देंगे, 100% रिजल्ट देंगे। और कहीं कोचिंगों में जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, वहाँ पे लिखा रहता है कि 100% रिजल्ट नहीं तो फीस वापस। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप हमारे पास अपने बच्चों को डालिए, हम जीने की राह सिखाएंगे। इसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप 100% रिजल्ट है मेरिट में लाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? सर उनका कहना भी सही है, लेकिन इसमें एक बात है, वो सिर्फ एक एजुकेशन बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक भारतीय संस्कृति और संस्कृति के अलावा उसका मतलब व्यवहार और बच्चों को एक शिक्षा नहीं, उसके साथ में माता पिता कैसे सम्मान करते हैं, हर राह दिखाने जरूरी है। शिक्षा भी सही है, लेकिन इसके अलावा जो शिक्षा के अलावा जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है उसको भी नहीं तोड़ आज। लेकिन एक भारतीय संस्कृति है तो उस संस्कृति के अनुसार चले भी। संस्कृति भी जरूरी है, शिक्षा है तो संस्कृति भी जरूरी है। संस्कृति का उसे ज्ञान, अब एजुकेशन इतना बढ़ गया है कि इंग्लिश है, लेकिन हम भारतीय संस्कृति में हिंदी परंपरा है तो हिंदी को भी थोड़ा बढ़ावा दे, मेरा तो ये कहना है।